क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह पर रात बिताई है जहां हवा में भी डर घुला हो? एक ऐसा अस्पताल जहां रात होते ही नियम बदल जाते हैं। 7 अजीब नियम, अगर तोड़ो तो अंजाम भयानक होता है। एक रात एक नया सिक्योरिटी गार्ड आता है। उसे उन नियमों के बारे में बताया जाता है जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरवाजे पर दस्तक देने वाली रहस्यमयी औरत, आईसीयू की बंद होती लाइट्स में चीखें, और एक छोटी बच्ची जिसकी मुस्कान के पीछे छिपा है एक गहरा राज। क्या वो गार्ड इन नियमों का पालन कर पाएगा, या फिर ये रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात साबित होगी? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि इस कहानी का हर पल आपको डर के साए में रखेगा। रातें जागकर और दिन सोते हुए बिताना हर किसी के बस की बात नहीं है। बचपन में मेरे लिए ये कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मैं कभी रात को सो नहीं पाता था और क्लास के दौरान ही सो जाता था। मैं गिनती ही नहीं कर सकता कि कितनी बार मैं अपने टीचर्स के चिल्लाने और मेरे सहपाठियों के मुझे घूरने से जाग जाता था। जब मैं 16 साल का हुआ तो मुझे सोचना पड़ा कि मैं किस करियर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं आमतौर पर रात में पूरी तरह जागता रहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड बन सकता हूँ जो रात की शिफ्ट में काम करता है। मैं लंबा होने के कारण डरावना और खूंखार दिखता हूँ और अक्सर जिम जाता हूँ, इसलिए मेरा एकमात्र रूप लोगों को बताता है कि वे मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें। हालांकि वास्तव में मैं जितना खूंखार दिखता हूँ उतना हूँ नहीं। मैं वो रफ एंड टफ या मजबूत नहीं हूँ। ऐसा कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में मेरे अनुभव ने मुझे एक अनोखी नौकरी का अवसर दिया है। मेरे बॉस ने मुझे संपर्क किया और पूछा कि क्या मैं 3 दिनों के लिए एक अस्पताल में रखवाली करने में इंटरेस्टेड रखता हूँ। उन्होंने बताया कि इस नौकरी में मेरी पिछली नौकरियों की तुलना में बहुत अच्छा वेतन मिलेगा, क्योंकि इसके लिए अनुभव और भरोसेमंद व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यहाँ काम करने के दौरान मुझे अभी तक अस्पताल में काम करने का अवसर नहीं मिला था और ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण लग रहा था। अगर मैं उम्मीद के मुताबिक काम पूरा करने में कामयाब रहा तो इससे मेरी तनख्वाह और भी बढ़ सकती है। मैंने पूरे दिल से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि मना करना मूर्खता होगी। मुझे याद है कि मेरा जवाब सुनकर मेरे बॉस को बहुत राहत मिली होगी। माना जाता है कि उन्हें इस काम को करने के लिए तैयार कोई अन्य सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिला होगा। आप अगले सप्ताह गुरुवार को काम शुरू करेंगे। रात 10 बजे से पहले वहां पहुंच जाना सुनिश्चित करें, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। मैंने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उनसे हाथ मिलाया, जो शुरू करने के लिए बहुत ही सुंदर थी। बिल्कुल सही सर। नियुक्ति से पहले के दिनों में मैंने कॉलेजेस और मैकडॉनल्ड्स जैसी विभिन्न जगहों पर कुछ घटनाहीन शिफ्टों की सिक्योरिटी की थी। हालांकि जब मुझे ये अनोखा अवसर मिला तो मैं खुश था। देर ना हो जाए इसलिए मैं रात 8 बजे के आसपास अस्पताल चला गया। ये सिर्फ 30 मिनट की ड्राइव पर है, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि क्या हो सकता है। मैंने ये भी सोचा कि जगह को जानना इतना बुरा विचार नहीं था। मेरा मतलब है, मैं उस इमारत की रखवाली कैसे कर सकता हूँ जिसका लेआउट मुझे नहीं पता। मैं इसे खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे मुझे आमतौर पर मिलने वाले पैसों से 3 गुना ज़्यादा पैसा मिल रहा था। सड़क पर आश्चर्यजनक रूप से बहुत ट्रैफिक थी, जिसके कारण मैं रात 8:40 बजे अस्पताल पहुंचा। मैं अपनी कार से बाहर निकला और सामने के दरवाजे की ओर बढ़ा। इमारत मेडिएवल पीरियड की लग रही थी, क्योंकि ये ईंटों से बनी थी और इसमें रोमन स्क्यू आकर्षण था। इमारत बड़ी नहीं थी,
बल्कि ये काफ़ी छोटी थी। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि इमारत में 3 मंजिलें हैं और छोटे छोटे गलियारे हैं। मैंने सामने का दरवाज़ा खोला और काउंटर पर बैठी महिला का अभिवादन किया। उसकी मुस्कुराहट में स्वागत करने वाला, सुकून देने वाला एहसास था, जिसने मुझे पल भर में ही सारी घबराहट से मुक्त कर दिया। नमस्ते। मुझे लगता है कि मुझे इस अस्पताल में नाइट शिफ्ट के लिए रखा गया था। हालांकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। मुझे रात 10 बजे काम शुरू करना था। तुम्हारा नाम क्या है जी? उसने अपनी आकर्षक मुस्कान बरकरार रखते हुए पूछा। मैं जैक हूं, मैंने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसने अपने सामने रखे पीसी पर टाइप करना शुरू कर दिया, माना वो जांच रही हो कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं। मेरा मतलब है कि आप कभी भी किसी पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते। कुछ पागल लोग होते हैं जो रात की शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड होने का दिखावा करते हैं। क्या तुम्हारा बॉस माइकल है? जी मैम। ठीक है। अन्य सिक्योरिटी गार्डों में से एक जल्द ही आपको प्रक्रियाओं को समझाने के लिए यहाँ आएगा। क्या आप इसी बीच एक कप कॉफी पीना चाहोगे? मुझे एक कॉफी पसंद आएगी। क्या ये ब्लैक कॉफी हो सकती है? मैंने कृतज्ञता से भरे चेहरे से पूछा। वो हंसते हुए मेरे लिए कॉफी लाने चली गई। कुछ मिनट बाद वो एक कॉफी लेकर वापस लौटी। इसका स्वाद लाजवाब था, जैसा मैंने पहले कभी नहीं चखा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी कॉफी खत्म की, एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आ गया। सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी ओर संदेह भरी निगाहों से देखा और मेरे रूप रंग को देखते हुए कहा, आप सिक्योरिटी गार्ड ही होंगे, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में कोई इस काम के लिए आएगा, लेकिन अगर आप मेरी बात मानोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपनी कुर्सी से उठा और उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। मुझे लगता है कि आप मुझे भी आसपास की जगह दिखाएंगे। मैंने आत्मविश्वास से पूछा। मुझे हमेशा सिखाया गया था कि भले ही आप आत्मविश्वासी ना हो, लेकिन आत्मविश्वासी दिखाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके काम करने वाले लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि मेरे सामने सिक्योरिटी गार्ड 6 फीट 7 इंच वाला था और काफ़ी शारीरिक रूप से मजबूत। उसने मेरे लिए भयभीत ना होना मुश्किल बना दिया था। मेरे पीछे आओ, उसने आदेश दिया। मैं उसके पीछे गया और हम सिक्योरिटी रूम में पहुंच गए। उसने मुझे दिखाया कि कैमरे कैसे काम करते हैं और मुझे इमारत के चारों ओर घुमाया। उसने मुझे कुछ बुनियादी सिक्योरिटी रूल्स बताए जो मैंने कई बार सुने हैं। ओह, एक आखिरी बात है। जाते समय उसने मुझे कहा, क्या तुमने डेस्क पर कागज देखा? इसे पढ़ो। इसमें नियमों की एक सूची है जिसका तुम्हें पालन करना होगा। अगर तुम नहीं करते तो हम जान जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम इतने प्रोफेशनल हो कि उन्हें गंभीरता से लोगे और उनका पालन करोगे, चाहे वे कितनी भी अजीब क्यों ना लगे। मैं अचंभित होकर उसकी ओर देखने लगा, लेकिन फिर तुरंत अपने आप पर काबू पाया और उसे आश्वस्त किया कि मैं नियमों का पालन करूंगा। गुड लक बच्चे, उसने कमरे से बाहर जाते हुए कहा। मैंने उसे जाते हुए देखा। दरवाजे के ऊपर लगी घड़ी बता रही थी कि रात के 9:30 बज चुके हैं, जिसका मतलब था कि मेरी शिफ्ट आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले मेरे पास 30 मिनट और थे। इस पेपर में कुल 7 नियम बताए गए थे। नियम 1, आपकी शिफ्ट रात 10 बजे शुरू होगी। सुनिश्चित करें कि आप उस समय तक सिक्योरिटी रूम के अंदर हो। रात 10:15 बजे से रात 11 बजे तक आपको ये सुनिश्चित करने के लिए बिल्डिंग में गश्त करनी होगी कि कोई व्यक्ति मौजूद ना हो।
अगर आपको कोई मिलता है तो कृपया उसे जाने के लिए कहें। नियम 2, रात 11 बजे से सुबह 3 बजे के बीच कोई युवती सामने आ सकती है। अपने पति से मिलने के लिए सामने का दरवाज़ा खटखटा सकती है। उसे पूरी तरह से अनदेखा करे और जब तक वो चली ना जाए तब तक ऐसा दिखावा करे कि वो वहाँ नहीं है। नियम 3, सुनिश्चित करें कि आपकी शिफ्ट के दौरान आईसीयू रूम के अंदर की लाइटें चालू रहे। अगर वे बंद हो जाती है तो वहाँ जाएं और उन्हें फिर से चालू करें। अगर लाइट बंद होने के दौरान आपको चीखने की आवाज़ सुनाई दे तो नज़दीकी बाथरूम की ओर भागें और चीखना बंद होने तक वहीं रहे, फिर लाइटें चालू करें। नियम 4, अगर कैफेटेरिया में कोई छोटी लड़की टेडी बियर के साथ है तो उसके बगल में बैठे और कुछ भी ना बोलें। अगर वो आपकी तरफ देखती है तो वापस सिक्योरिटी रूम में चले जाएं। अगर वो आपसे बात करती है तो उसके जाने तक बात करते रहें। नियम 5, रात के करीब 1 बजे जनरल वार्ड में जाएं और मरीजों की जांच करें। अगर कोई मरीज अपने बिस्तर पर बैठा हुआ दिखाई दे तो उसे पूछें कि क्या वो ठीक है और जो भी वो कहे उसे करें। अगर वो इसके अलावा कोई बातचीत करता है तो उसे अनदेखा करें। नियम 6, अगर बारिश शुरू हो जाए तो सामने का दरवाज़ा खोलें और लोगों को आश्रय के लिए अंदर आने दें। सुनिश्चित करें कि आपने जिन लोगों को अंदर आने दिया वे इमारत से बाहर निकल जाएं। अगर कोई गायब लगता है तो आप इसे सिक्योरिटी कैमरा पर देख पाएंगे, उनकी तरफ ना देखें। नियम 7, यदि सिक्योरिटी कैमरा रात में कभी भी बंद हो जाए तो छिप जाएं और अपने जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करें कि वे आपको ढूंढ ना पाए। मैंने कागज को वापस डेस्क पर रख दिया और कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। मैं स्थिति की विचित्रता पर हंसा। मुझे ये मजाक लग रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, हालांकि अंदर से मुझे विश्वास नहीं था कि ये कोई मजाक था। ये वास्तव में एक अस्पताल था और ऐसा लग रहा था कि मेरा बॉस मजाक के लिए इतनी दूर तक नहीं जाएगा। शायद ये देखने का उनका तरीका था कि वे मुझ पर कितना भरोसा कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या मैं ऐसे मूर्खतापूर्ण नियमों का पालन करूंगा। मैंने नियमों को एक बार फिर से पढ़ा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मैं उन्हें समझ गया हूँ। मैं निश्चित रूप से अपने बॉस को यह दिखाने जा रहा था कि वो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे और मैंने अपना ध्यान सिक्योरिटी कैमरों की ओर लगाया। सिक्योरिटी कैमरों पर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था और मेरे गश्त करने तक सिर्फ 15 मिनट बचे थे। मैंने महसूस किया कि मेरा ध्यान धीरे धीरे मेरे फ़ोन की ओर जा रहा था। अपना समय बर्बाद करने का सबसे बढ़िया तरीका मीम्स और बेवकूफ़ इंटरनेट न्यूज़ देखने में समय बिताना निश्चित रूप से जल्द ही बीत जाता है। ऐसा लगा जैसे मैंने अपना फ़ोन पर मुश्किल से ही समय बिताया हो, फिर भी रात के 10-15 बज चुके थे। मैंने अपनी आरामदायक कुर्सी छोड़ी, अपने पैर फैलाए और सिक्योरिटी रूम से बाहर निकल गया। मैंने सोचा कि सबसे ऊंची मंजिल से शुरू करके नीचे उतरना सबसे अच्छा तरीका होगा, इसलिए मैं सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच गया। शुक्र है कि वहां एक लिफ्ट थी, इसलिए मुझे सीढ़ियों का उपयोग करने की परेशानी नहीं उठानी पड़ी। मैं सबसे ऊपरी मंजिल पर गया और सभी कमरों, हॉलवे और यहाँ तक कि बाथरूम की भी जांच शुरू कर दी। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, कुछ खास नहीं हुआ। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रात की शिफ्ट में काम करने का मतलब है कि अगर कुछ होता है तो किसी को उस स्थान पर होना चाहिए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी होगा, जिससे ये पैसा कमाने का एक उबाऊ आसान तरीका बन जाता है। इसके अलावा मुझे जब भी मन करे कॉफ़ी और स्नैक्स मिल जाता है। ये बढ़िया है। तीसरी मंजिल पर कोई नहीं था, इसलिए मैंने इमारत की दूसरी मंजिल पर उतरने का फैसला किया।
दूसरी मंजिल पर गश्त करने के बाद मैं अपने लिए पहले से तय किए गए निष्कर्ष पर पहुंच गया। कुछ खास नहीं। मैंने समय देखने के लिए अपना फ़ोन उठाया और देखा कि मुझे जल्दी करने की ज़रूरत है या नहीं। जब मैंने दूसरी मंजिल पूरी की तो रात के 10:32 बज चुके थे, जिससे मुझे पहली मंजिल का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। हालांकि मुझे ये अजीब लगा कि अस्पताल में सचमुच कोई नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि अस्पताल में हमेशा डॉक्टर और मरीज मौजूद रहेंगे, क्योंकि अस्पताल का यही उद्देश्य होता है। हालांकि अब तक मैंने जितने भी कमरे देखे हैं वे खाली हैं। अगर मेरा बॉस वाकई मेरा परीक्षण करने की कोशिश कर रहा था तो उसने पूरी तैयारी नहीं की। इसके बावजूद मैं पहली मंजिल पर गया, जिसमें आईसीयू रूम, सिक्योरिटी रूम और कैफेटेरिया था। मैंने पहले आईसीयू और मुख्य हॉल क्षेत्र में गुजरने की योजना बनाई ताकि मैं कैफेटेरिया से अपना काम पूरा कर सकूं और अपने लिए नाश्ता कर सकूं। जैसे ही मैं आईसीयू से गुजरा, मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने देखा कि एक कमरे में लगभग 70 साल का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित होकर मुझे नियम नंबर 1 याद आया। यदि आप किसी से मिलते हैं तो कृपया उन्हें जाने के लिए कहें। अचानक सब कुछ ठीक हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बॉस ने शायद एक अभिनेता को काम पर रखा था और उसे नियमों के पालन का परीक्षण करने के लिए इमारत के अंदर जाने की अनुमति दी थी। एक आह भरते हुए मैं उस आदमी की ओर बढ़ा। माफ करें सर, आपको इस समय यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप यहाँ से चले जाएं। मैंने उस बूढ़े व्यक्ति से दृढ़तापूर्वक कहा। बूढ़े आदमी ने बिना कुछ कहे मेरी तरफ देखा। जो मैंने उससे कहा था उससे वो उलझन में लग रहा था। सर, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। यहाँ रहना ठीक नहीं है, मैंने दोहराया। उसने सहमति में अपना सिर हिलाया और मेरे पीछे इमारत से बाहर चला गया। आपकी रात शुभ हो सर, मैंने उससे कहा और वहां से चला गया। अंधेरे में पूरी तरह से गायब होने से ठीक पहले बूढ़े आदमी ने अप्रत्याशित रूप से कहा, सुनो बेटा, सर्जन से सावधान रहना। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि मेरे बॉस ने मुझे डराने के लिए उसे ऐसा कहने को कहा होगा। इसलिए मैंने तुरंत उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और मैंने फ्लोर के इर्द गिर्द अपनी गश्त जारी रखी। पहली मंजिल पर कोई और नहीं था, इसलिए मैंने कैफेटेरिया से एक और कप कॉफ़ी और एक चिप्स लिया। क्योंकि रात के 10:50 बज रहे थे, इसलिए मैं वापस सिक्योरिटी रूम में चला गया। अंदर जाकर मैं अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपने फ़ोन पर कुछ गेम खेलने लगा। मुझे विश्वास था कि इमारत में कोई और नहीं था और मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। कुछ देर तक अपने फ़ोन पर गेम खेलने और आखिरकार समय देखने के बाद मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि रात के करीब 12 बज चुके थे। मैंने अपने फ़ोन पर गेम खेलने में 1 घंटे से ज़्यादा समय बिता दिया था। मैंने अपना ध्यान सिक्योरिटी कैमरों पर लगाया ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को स्कैन कर सकूं। जब मैंने देखा कि आईसीयू रूम की लाइट बंद थी तो मेरा दिल धड़क उठा। मैंने ध्यान न देने के लिए खुद को कोसा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि लाइटें कितनी देर तक बंद थी और नियम के अनुसार उन्हें जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। मैं लाइटें चालू करने के लिए सिक्योरिटी रूम से बाहर निकला। जैसे ही मैं आईसीयू की ओर बढ़ा, मेरे कदम ठिठक गए। तभी मैंने लोगों की चीखने की आवाजें सुनी जो बहरा कर देने वाली थी। मैं स्थिति से हैरान था। मुझे यकीन नहीं था कि मेरा बॉस
सिर्फ ये देखने के लिए इतना आगे बढ़ गया होगा कि मैं नियमों का कितना पालन करूंगा। चीखों में पीड़ा साफ झलक रही थी और इससे मेरी चिंता बढ़ गई। तभी मैंने दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद मेरे स्थान की ओर बढ़ते कदम की आवाज आई। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं पहली मंजिल पर स्थित बाथरूम में भागा और खुद को एक शौचालय में बंद कर दिया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और खुद को जिस स्थिति में पाया उसे समझने की कोशिश की। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इमारत में किसी का होना कैसे संभव है। उनकी पीड़ा भरी चीखें इतनी वास्तविक लग रही थी कि ये सोचने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये सब मेरे बॉस ने रचा था। ये चीखें असली थी। इससे पहले कि मैं पूरी तरह से अपने आप को संभाल पाता, बाथरूम का दरवाजा खुला और वही फुटस्टेप सुने जो मैंने पहले सुने थे, वो अंदर चली आई। मैंने यथासंभव चुप रहने की कोशिश की, यह नहीं जानते हुए कि उस व्यक्ति के पास कोई हथियार है या नहीं। एक पल के लिए सन्नाटा बहरा हो गया, जब तक कि वो व्यक्ति अपने आप में कोई गाना नहीं गुनगुनाने लगा। हॉस्पिटल में आपका स्वागत है, स्वागत है, हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। आप आ सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते। हॉस्पिटल में आपका स्वागत है, स्वागत है, अस्पताल में आपका स्वागत है। वो बड़बड़ाया क्योंकि उसने हर बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसने मेरा दरवाजा खटखटाया तो मैं चौंक गया। आवाज दूसरों की तुलना में काफी तेज थी। दरवाजे के नीचे की दरार से मैं दूसरी तरफ उसके पैरों को देख सकता था, बिल्कुल गतिहीन। क्या कोई है? उसने अजीब भयानक स्वर में कहा। अब मुंह खोलो, शर्मीले मत बनो। उसने जारी रखा। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था क्योंकि मैं चुप था। मैं जम गया, प्रार्थना कर रहा था कि वो जल्द ही मुझे अकेला छोड़ दे ताकि मैं वहां से निकल जाऊं। वो आदमी लगातार मुझसे कोई प्रतिक्रिया पाने की कोशिश में दरवाजा खटखटाता रहा। आओ जैक, मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। वो हताश होकर चिल्लाया। मुझे लगा कि जब उसने मेरा नाम लिया तो मेरा खून जम गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि उसे मेरा नाम कैसे पता चला। मैं चुप रहा और मैंने कोई आवाज नहीं की। कुछ मिनटों के बाद उसने हार मान ली और बाथरूम से बाहर चला गया। जाने से ठीक पहले उसने मुंह से एक और वाक्य निकाला। हम जल्द ही मिलेंगे जैक। मैं अगले 10 मिनट तक बाथरूम से बाहर नहीं निकला जब तक कि चीखना चिल्लाना बंद नहीं हो गया। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला और धीरे से मुख्य हॉल की ओर जाने वाला दरवाजा खोला, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई नजर ना आए। मैं बाथरूम से बाहर निकला और धीरे धीरे आईसीयू की ओर बढ़ा ताकि लाइट वापस चालू कर सकूं। लाइट चालू करने के तुरंत बाद मैं सिक्योरिटी रूम की ओर भागा क्योंकि अचानक मुझे लगा कि इमारत में यही एकमात्र सुरक्षित जगह है। जैसे ही मैंने खुद को आरामदायक कुर्सी पर गिरने दिया, मैंने अपने फोन पर प्रदर्शित समय देखा जो 12:50 बजे दिखा रहा था। अभी अभी जो कुछ हुआ था उससे अभी भी एड्रेनालाइन से भरा हुआ मैंने जल्दी से सभी नियमों को फिर से पढ़ा, ये देखने के लिए कि क्या मैंने वैसा ही व्यवहार किया है जैसा मुझे करना चाहिए था।
शुक्र है ऐसा ही हुआ था। जैसे ही मैं नियम 5 पर पहुंचा, मुझे एक प्यारा सा रिमाइंडर दिया गया कि मैं रात 1 बजे के आसपास मरीजों की जांच करूं और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करूं। हालांकि मुझे पूरा यकीन नहीं था कि मैं एक और प्रयास के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि अगर मैं नियमों का पालन नहीं करता हूं तो क्या हो सकता है। वैसे अपनी गश्त के दौरान मैंने मरीजों के कमरे में किसी को नहीं देखा, तो वहां कोई कैसे हो सकता है। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया। इस बार लिफ्ट का उपयोग करने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये काम करना बंद कर सकती है। इसके अलावा ये केवल 1 मंजिल ही तो है, इसलिए मैं सीढ़ियों का उपयोग कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने दूसरी मंजिल पर कदम रखा, मेरी धड़कन थोड़ी बढ़ गई, जैसे कि मुझे पता नहीं था। जैसे ही मैं मरीज के पास गया, मुझे कमरे से बहुत अधिक खांसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके मैंने सभी कमरों से गुजरने का फैसला किया, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मैं उनमें से किसी को भी ना छोड़ूं। जब मैंने पहले कमरे में झांका, तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे खाली कमरे के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन मैं निराश हो गया। बिस्तर पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जो शायद सो रही थी। उसके नाक में 2 ट्यूब और हाथ में एक सुई थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे इन हालात में लोगों को देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। हर कमरे में मरीज थे, ज्यों का त्यों बहुत बीमार लग रहे थे या फिर बहुत घायल। हॉलवे में आगे बढ़ते समय खांसी की आवाज़ तेज होती गई, क्योंकि मैं धीरे धीरे स्रोत की ओर बढ़ रहा था। बेशक ये आखिरी कमरा था। अगर ये पहले बाथरूम में मौजूद पागल था तो मुझे सबसे दूर भागना होगा। बाकी सभी मरीज सो रहे थे। जैसे ही मैं आखिरी कमरे में पहुंचा, मैंने अंदर जाने से पहले एक गहरी सांस ली। अपनी घबराहट के बावजूद मैं दरवाजे के पास गया और उस आदमी को देखा। वो आदमी बिस्तर पर बैठा था, कोहनी मुंह के सामने रखे हुए था और खांस रहा था, जैसे पिछले कुछ मिनटों से खांस रहा था। जब उसने मुझे देखा तो उसने बोलने की कोशिश की। पानी 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 बेटा। उसने अपनी खांसी रोकने की कोशिश करते हुए कहा। एक पल के लिए मैं अचंभित रह गया। ये आदमी एक वास्तविक रोगी लग रहा था। मुझे उस पर दया भी आई। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि उसके लिए यह कैसा रहा होगा। मैं जल्दी से कैफेटेरिया में भागा और एक कप पानी लेकर उसके पास आया। जैसे ही उसने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा, उसने मुझे इशारा किया कि मैं उसके पास आऊं और उसे पानी का कप थमा दूं। मैं उसके पास गया और उसे पानी का कप थमा दिया। उसने इतनी तेजी से पानी पी लिया कि मुझे लगा कि उसने कोई विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो अब अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और शुक्र है कि उसकी खांसी बंद हो गई। शुक्रिया बेटे, उसने कहा। कोई बात नहीं सर, ऐसा लगता है कि आपको इसकी जरूरत है, मैंने जवाब दिया। उस आदमी के साथ चुपचाप 1 मिनट बैठने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए, और मैंने वही किया जो उसने कहा था। इसके अलावा वो ज़्यादा बातूनी नहीं लग रहा था। वो बस पानी पीकर खुश था। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और हैंडल पकड़ना चाहा, वो बोल पड़ा। तुम कहाँ जा रहे हो बेटे? आओ मेरे साथ बैठो, तुम मेरे दोस्त हो। जब मैंने उसे बोलते हुए सुना तो मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
उसका पूरा स्वर पहले से बदल गया और वह गंभीर लग रहा था। मैंने धीरे से अपना सिर उसकी ओर घुमाया, ये महसूस करते हुए कि मेरे पास उसके कहे अनुसार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं बिस्तर पर उसके बगल में बैठ गया। क्या हुआ? मैंने आत्मविश्वास से कहने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असफल रहा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा बेटे। मैं तुम्हारी मदद के लिए आभारी हूं। तुम देखो, सर्जन ने मेरे गले में दालचीनी का एक डिब्बा ठूस दिया, जिसके कारण मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं तुम्हें सावधान रहने के लिए कहना चाहता था, क्योंकि वो अभी भी इमारत में घूम रहा है। उसने तुम्हारे गले में दालचीनी ठूस दी? मैंने अविश्वास में पूछा। तभी मुझे याद आ गया कि पहले वाले बूढ़े आदमी ने क्या कहा था, सर्जन से सावधान रहना। हाँ, उसने कहा था। हाँ बेटे, उसने ये किया। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ। लगता है तुम पहली बार यहाँ आए हो। मुझे लगा कि तुम्हें यह जानना अच्छा नहीं लगेगा कि इमारत के अंदर एक पागल है जो खुद को सर्जन समझता है। अगर तुम नियमों के मुताबिक काम करोगे तो तुम ठीक रहोगे। मैंने उससे डर से देखा। गहरी सांस लेने और खड़े होने के बाद मैंने उसे धन्यवाद दिया और कमरे से बाहर निकल गया। शुक्र है उसने मुझे वापस आने के लिए नहीं कहा। मैं सिक्योरिटी रूम की ओर चला गया। जब मैंने तीसरी मंजिल पर कुछ गिरने की आवाज़ सुनी तो मेरी गति बढ़ गई। किसी भी हालत में मैं ये देखने के लिए ऊपर नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं नियमों का पालन करता तो मैं ठीक रहता। मैंने सिक्योरिटी रूम के दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और अंदर जाते ही उसे बंद कर दिया। मेरे ऊपर राहत की लहर दौड़ गई, क्योंकि मैं एक बार फिर सुरक्षित महसूस कर रहा था। जब मैंने दरवाजे के ऊपर लगी घड़ी को देखा तो उसमें 1:50 बज रहा था। मैं कुर्सी पर बैठ गया और एक बार फिर कागज़ की सीट पढ़ी। शुक्र है अब मुझे सिक्योरिटी रूम से बाहर जाने के लिए कोई नियम नहीं था। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि रात का बाकी समय भी उतना ही उबाऊ हो जितना कि मेरी पिछली सभी नौकरियां थी। मुझे ये जानकर राहत मिली कि मेरी शिफ्ट सुबह 6 बजे ख़त्म हो जाएगी, जिसका मतलब था कि मेरे पास काम करने के लिए सिर्फ 4 घंटे बचे थे। मैं बता सकता था कि इस घटनापूर्ण रात में हुई घटनाओं ने मेरी ऊर्जा पर बहुत बुरा असर डाला था, क्योंकि मैं काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। सिक्योरिटी कैमरों को घूरते हुए मुझे लगा कि मेरी पलकें धीरे धीरे बंद हो रही है और मेरा दिमाग भटक रहा है। मैं कुर्सी पर सो गया, पूरी तरह से भूल गया था कि मैं कहाँ था। फिर कुछ समय बाद मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी थी। तभी सिक्योरिटी रूम के दरवाजे पर हल्की 3 बार ठक 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 की आवाज आई। मैं सतर्क हो गया। मैंने कैमरा चेक किया, वहां कोई नहीं था। मुझे लगा मुझे नींद आ रही है। मैंने अपना वहम सोचा, लेकिन फिर एक हल्की फुसफुसाहट आई। क्या तुमने मेरे पति को देखा है? जवाब दो। फिर हल्की ठक ठक की आवाज। जवाब दो, मेरे पति कहाँ है? कैमरे में देखकर बताओ प्लीज, मेरे पति कहाँ है? मैंने कैमरा देखा। अब सिक्योरिटी रूम के सामने में एक आकृति थी, एक लड़की की, जिसके लंबे बाल थे जो कमर के नीचे तक फैली हुई थी। फिर अचानक वो कैमरे में सीधा देखने लगी। उसका चेहरा देखकर
मैं डर से कांपने लगा। उसका चेहरा कटा फटा था और एक आंख नीचे लटक रही थी, जैसे किसी ने उसके आंख को अंदर से सॉकेट से निकाल दिया हो। मैं डर से थर थर कांप रहा था। वो गुस्से में देख रही थी और फिर अचानक वो हवा में घुल गई। मैं ये देखकर बेहोश हो गया। मैं लगभग 2:50 बजे उठा और अपने शरीर और दिमाग को वास्तविकता के अनुकूल ढालने के लिए कुछ समय दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जब मैं उठा तो मैं कहाँ था। थोड़ी देर बाद मैं अपने होश में आया, जब मुझे एहसास हुआ कि मैं आधी रात की शिफ्ट में था। जागते हुए, हालांकि अभी भी जागने के प्रभाव को महसूस करते हुए, मैं अपने लिए एक कप कॉफ़ी लाने के लिए कैफेटेरिया की ओर बढ़ा। मुझे अजीब भ्रम हो रहे हैं। मुझे लगा कि ये कॉफ़ी मुझे रात भर जागते रहने में मदद करेगा और मुझे भ्रम नहीं होंगे। मैं खाली कैफेटेरिया में चला गया और कॉफ़ी मशीन की ओर बढ़ा। मैंने कॉफ़ी को अपने कप में डालते हुए देखा। इसे देखकर मैं खुश हो गया। जैसे ही मैं सिक्योरिटी रूम में वापस जाने के लिए मुड़ा, मैं उछल पड़ा और कॉफ़ी मेरे यूनिफॉर्म पर गिर पड़ी। हालांकि जब मैं अंदर गया तो कैफेटेरिया में कोई नहीं था, लेकिन अब एक छोटी लड़की एक टेबल पर बैठी थी। इस घटना के बारे में नियमों में कुछ लिखा था। ये सुनिश्चित ना होने के कारण मैंने नियमों को याद करने की पूरी कोशिश की। मेरी सोच की धारा तब टूटी जब मैंने देखा कि छोटी लड़की पलट गई थी और अब मुझे घूर रही थी। उसने एक छोटी सफ़ेद स्कर्ट और गुलाबी टी शर्ट पहनी हुई थी और सुनहरे घुंघराले बाल उसके कंधों तक जा रहे थे। उसके हाथ में एक टेडी बियर था जिसके बटन आंखों की तरह थे, सिवाय इसके कि एक आंख धागे से लटकी हुई थी। उसने बिना किसी भाव के मेरी तरफ देखा, जिससे मैं असहज और अनिश्चित महसूस कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। नियमों से मुझे बस इतना याद था कि मुझे उसके बगल में बैठना था। हालांकि मैं अनिश्चित था और पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। मुझे लगा कि यह सबसे सुरक्षित तरीका नहीं था। अंत में वो केवल एक छोटी लड़की थी। मैं उसके बगल में बैठ गया। उसकी आंखें मेरी आंखों में घूर रही थी। वो बहुत देर तक एक शब्द भी नहीं बोली और मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैं कब जाऊंगा। तभी वो खिलखिलाकर हंसने लगी, एक हाथ से अपना मुंह ढकते हुए और दूसरे हाथ से अभी भी अपना टेडी बियर पकड़े हुए। तुम नियम भूल गए, तुम नियम भूल गए, उसने डरावने और चिढ़ाने वाले लहजे में कहा। मैंने उसे उलझन में देखा, ये सोचकर कि मैंने उन्हें सही ढंग से याद किया है या नहीं। वो मेरी आंखों में घबराहट देख सकती थी और उसे यह दृश्य अच्छा लग रहा था। क्या तुम लुक्का छुपी खेलना चाहते हो? उसने उत्साह में पूछा। मैं 60 तक गिनती करूंगी और फिर हम तुम्हें ढूंढेंगे। मैंने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि हम कौन थे। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा कैंडी की दुकान में कैंडी देखता है। मैं अपनी कॉफी उस छोटी लड़की के पास छोड़कर सिक्योरिटी रूम में भाग गया। जब मैं भागा तो मैंने उसकी गिनती की आवाज़ सुनी। 1, 2, 3, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। 4, 5, 6, अंधेरे में तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैंने खुद को सिक्योरिटी रूम में बंद कर लिया और नियम 4 को दोबारा पढ़ते हुए जल्दी से नियम उठा लिया। अगर कैफेटेरिया में कोई छोटी लड़की टेडी बियर के साथ दिखाई दे तो उसके बगल में बैठें और
एक शब्द भी मत बोले। अगर वो तुम्हारी तरफ देखती है तो वापस सिक्योरिटी रूम में चले जाओ। अगर वो तुमसे बात करती है तो तब तक बात करो जब तक वो चली ना जाए। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मेरा गला सूख गया। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक नियम तोड़ा है, मुझे याद आया कि उसने छिपने और तलाश करने का जिक्र किया था। तभी अचानक सभी सिक्योरिटी कैमरे बंद हो गए। नियम 7, अगर रात भर में कभी भी सिक्योरिटी कैमरा बंद हो जाए तो छिप जाओ और अपनी जान की दुआ करो कि वे आपको ना पाए। मैं पूरी तरह से पागल हो गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या उम्मीद करनी है और कहाँ छिपना है। मुझे बस इतना पता था कि सिक्योरिटी रूम मेरे लिए बहुत स्पष्ट था, क्योंकि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। एड्रेनालाइन से अभिभूत होकर मुझे लगा कि मेरा शरीर अपने आप हिल रहा है। मैं सामने के दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोलने की बेतहास कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला, चाहे मैंने कितने भी जोर से लात मारी हो। 52, 53, 54, 55, अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। छोटी लड़की कैफेटेरिया के अंदर से गा रही थी। मानसिक रूप से अभिभूत होने, चक्कर आने और बेहोश होने के करीब महसूस करने के बावजूद मेरे शरीर ने अपना दिमाग लगा लिया था। मैं सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर भागा, उस मरीज के कमरे में जिसे मैंने एक कप पानी दिया था। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला, केवल ये देखने के लिए कि वो अब वहाँ नहीं था। हालांकि उस समय मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि मैं बस एक उचित छिपने की जगह ढूंढना चाहता था। जब तक मैं कमरे के अंदर पहुंचा, मुझे पहले से ही छोटी लड़की की हंसी और गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो 60 तक गिनती कर चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि उसे उस कमरे में जाने में कितना समय बचा है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे जल्द से जल्द छिप जाना चाहिए। मैंने कमरे में छिपने के लिए किसी भी उपयुक्त जगह की तलाश की, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि कोई जगह है। मुझे लगा कि सबसे अच्छा विकल्प छत के एटिक के अंदर जाना, क्योंकि ये टाइल्स प्लेटों से बनी थी जिन्हें ऊपर धकेला जा सकता था। मैं छत के करीब जाने और खुद को ऊपर खींचने के लिए बिस्तर पर खड़ा था। मैंने गलती से बिस्तर के बगल में नाइट स्टैंड को लात मार दी। तब मैं छत की ओर भागा। मैं छत के करीब जाने और खुद को ऊपर खींचने के लिए बिस्तर पर खड़ा था। मैंने गलती से बिस्तर के बगल में नाइट स्टैंड से फोटो को गलती से लात मार दी। जमीन पर गिरने की आवाज पूरी इमारत में गूंज उठी। मैंने सुन लिया, तुम वहां हो, वो चिल्लाई जब मैंने उसे मेरी ओर दौड़ते हुए सुना। मैं पूरी तरह से घबरा गया और मुझे एहसास हुआ कि मुझे जल्दी करना होगा। मैं जितना हो सके उतना ऊपर कूद गया और छत को पकड़ लिया। खुद को जितना हो सके उतना ऊपर खींच लिया। मैं बता सकता था कि छत किसी भी व्यक्ति के ऊपर होने के लिए नहीं बनी थी, क्योंकि मेरे द्वारा की गई हर छोटी सी हरकत से छत गिर जाती थी। एक बार जब मैं छत के ऊपर पहुंच गया तो मैंने चौकर छत को बंद कर दिया और पूरी तरह से शांत लेट गया। कोई आवाज नहीं करना चाहता था या छत को गिराने की जोखिम नहीं उठाना चाहता था। मैं सुन सकता था कि छोटी लड़की उत्साह से कमरे में प्रवेश कर रही थी, धीरे धीरे इधर उधर घूम रही थी। मुझे पता है कि तुम यहाँ हो, मैंने सुना है कि तुमने कुछ गिराया था, उसने चंचल स्वर में कहा, हर पल का आनंद लेते हुए। पूरी स्थिति के दौरान
मेरे धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझे ढूंढ पाएगी या नहीं। उसने छत में झाड़ू से ऊपर मार मार के एक छेद कर दिया था, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि मैं वहाँ हूँ या नहीं। हालांकि जब मैंने झाड़ू के कंपन को छत को छूते हुए महसूस किया तो मैं लगभग उछल पड़ा, लेकिन मैं चुपचाप लेटा रहा और कोई आवाज नहीं की। छह, मुझे लगता है कि तुम यहाँ नहीं हो। तो फिर कहाँ हो? उसने निराश होकर कहा और कमरे से बाहर निकल गई और खोज जारी रखी। मैं महसूस कर सकता था कि छत मेरे वजन के आगे झुक रही थी, जिसका मतलब था कि मुझे छिपने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। कुछ मिनटों के बाद और ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो अब आसपास नहीं है, मैं धीरे धीरे कमरे में वापस आ गया। जितना हो सके उतना शांत रहा। मैंने हॉलवे में अपना सिर नीचे किया और झांका कि कोई है या नहीं, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। मैं गलियारे से होते हुए सबसे छोटे कदमों से आगे बढ़ा। हर आवाज सुनकर मैं डर रहा था। मुझे लगा कि मुझे पहली मंजिल पर छिप जाना चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही पूरा मंजिल की जांच कर ली थी। हालांकि मुझे ठीक से नहीं पता था कि वो कहाँ है। मुझे लगा कि वो ऊपर होगी। मैं धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वहाँ कोई नहीं है। जब मैंने उसके जूतों को मेरे ऊपर की मंजिल के फर्श को छूते हुए सुना तो मुझे लगा कि मैं कुछ समय के लिए पहली मंजिल पर चलने के लिए सुरक्षित हूँ। ये एक भयानक निष्कर्ष लग रहा था, क्योंकि जैसे ही मैंने कोने में मोड़ा, मुझे आईसीयू के पास खड़े एक आदमी की छवि दिखाई दी। मैं देख सकता था कि उसका चेहरा मेरी ओर मुड़ रहा है। मैं जल्दी से दीवार के पीछे कूद गया, उम्मीद करते हुए कि उसने मुझे नहीं देखा होगा। हे, मेरा मरीज इतने देर तक अपने कमरे के बाहर क्या कर रहा है? आदमी ने पूछा, यह महसूस करते हुए कि उसके यहाँ आने में अब ज़्यादा समय नहीं है। मेरे पास दो विकल्प थे। मेरा पहला विकल्प ऊपर की मंजिल पर वापस जाना था और उम्मीद थी कि मैं उस लड़की से नहीं मिलूंगा और शायद वहाँ छिपने की जगह ढूंढ लूँ। दूसरा विकल्प यह था कि मैं एक बार फिर बाथरूम में भाग जाऊं, इस उम्मीद में कि मैं वहाँ सुरक्षित रहूँगा। मुझे दोनों में से कोई भी विकल्प पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा कि इनमें से कोई भी विकल्प मुझे पकड़े जाने की ओर ले जाएगा। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास ऊपर की मंजिल पर वापस जाने का बिल्कुल भी समय है। मैं जल्दी से बाथरूम की ओर भागा। बाथरूम में घुसने से ठीक पहले मैंने सीढ़ियों के ठीक नीचे सफाई कर्मचारी की कोठरी देखी। मुझे लगा कि ये मेरे बचने का सबसे अच्छा मौका है। मैंने दरवाज़ा खोला और खुद को एक कंटेनर और कूड़े के ढेर में पीछे छिपा लिया। अब आ जाओ, मुझे तुम्हारे अंगों की जांच करनी है। तुम बीमार हो बेटे, आ जाओ, मुझे तुम्हारे अंगों को देखने दो। जब मैंने उसे बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हुए सुना तो उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा तब तक था जब तक उसने बाथरूम की तलाशी पूरी नहीं कर ली। तुम इस बार कहीं और छिपने के लिए काफी होशियार निकले। मैं प्रभावित हूं कि तुम जितने बेवकूफ दिखते हो उतने हो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। उसने कहा। जब मुझे एहसास हुआ कि वो कौन था, वो आदमी बिल्कुल उस पागल की तरह लग रहा था
जिससे मैं पहले भी मिल चुका था। मेरा खून जम गया इस बात से कि उसे पता था कि मैं कहाँ हूं। उसने सफाई कर्मचारी की कोठरी खोली और कुछ देर इधर उधर देखा, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वो कोठरी इतनी छोटी है कि कोई इसमें छिप ही नहीं सकता। इसलिए उसने शीघ्र ही उसे बंद कर दिया, जिससे मैं घोर अंधकार में रह गया और कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचने लगा। मैं रात भर वहीं रहा जब तक मुझे यह नहीं पता चला कि यह पूरी तरह सुरक्षित है। तब तक मैं बाहर नहीं निकला। मुझे ड्रिल की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद एक आदमी दर्द से चीख रहा था। वो आदमी जिसे मैंने सर्जन समझा था, पागलों की तरह हंस रहा था। मैंने धीरे से अपना फोन उठाया और देखा कि यह असली वाला दुस्वप्न खत्म होने में कितना समय बचा है। सुबह 5:45 बज रहे थे। अस्पताल के कर्मचारियों के अपनी दैनिक शिफ्ट पर आने में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। मुझे बस थोड़ी देर और इंतजार करना था। मैं कोठरी में सो गया, पूरी तरह से निराश और पराजित महसूस कर रहा था उस रात की थकान से जो मैंने देखी थी। कुछ देर बाद मुझे एक दयालु बूढ़े आदमी ने जगाया, जो सफाई कर्मचारी लग रहा था, जो अपने उपकरणों के पीछे छिपे एक सिक्योरिटी गार्ड को देखकर हैरान था। कोई बात नहीं, ये कठिन रात थी, है ना? उसने पूछा। हालांकि मेरे चेहरे के भावों के आधार पर उसे उत्तर मालूम था। ये अब खत्म हो गया है बेटे, अब आप बाहर आ सकते हैं। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और वापस गलियारे में चला गया। अस्पताल दिन के समय रात के समय से बिल्कुल अलग दिखता है। परेशान करने वाली जगह होने के बजाय ये एक अच्छी जगह लग रही थी। मैंने उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और उस जगह से निकल गया। मैं घर चला गया और अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। मैं अभी भी ये नहीं समझ पाया कि मैंने रात को क्या देखा था। ये सब एक भयानक सपना जैसा लग रहा था। मैंने अपने बॉस को बताया कि मैं बीमार हूँ और मैंने उनके फ़ोन कॉल का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। एक हफ्ते के बाद मैं अपनी नियमित शिफ्ट पर वापस आ गया। हालांकि बोरियत भयानक हो सकती है, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। अंत में उस अस्पताल में रात बिताने से बेहतर और कुछ भी चलेगा। जान है तो जहान है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप होते तो क्या करते उस गार्ड की जगह। क्या आप इस हॉस्पिटल में अगले रात काम पर आते? अपने विचार कमेंट करें और ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।